मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड हाई स्कूल की जो वैकेंसी आई है उसका हम साइंस का मॉडल प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज प्रैक्टिस 6 है। आपको इसमें देखना है कि आप कितने क्वेश्चन अपना करेक्ट कर पा रहे हैं। यदि आप 45 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। अगर 40 to 45 कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर बिलो हैं आप तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और एक आपको बेस बना लेना है, क्योंकि सारे चैप्टर से ये इंक्लूडेड होते हैं, किसी एक चैप्टर से नहीं है, सारे चैप्टर मिसलेनियस हैं। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जूनियर एडेड में आएंगे हमारे। तो स्टार्ट करने से पहले हमने अनिवार्य विषय का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद ये रीजनिंग का आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको हमने उसके बाद ये गणित का सिलेबस जो आपका है देख सकते हैं। फर्दर आप चलिए देखिए ये साइंस का जो सिलेबस है, ठीक है, वो साइंस का सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। फर्दर आप आगे बढ़िए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मॉडल पेपर पर, जो 50 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक है, उन मॉडल पेपर पे आते हैं। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है और शक्ति इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और 746 वाट को एक अश्वशक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 अश्व शक्ति। दूसरा, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखिए दूसरा नियम क्या है कि F इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो ये फोर्स पर आधारित है। गति का दूसरा नियम जड़त्व का नियम है, आपको पता है। ठीक है, जड़त्व का नियम। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है F इक्वल्स टू G(m1 m2 अपॉन r²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापित परिमाप क्या होगा, जबकि G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहले आप देख लीजिए प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद टाइम आपको दे दिया गया है 3 सेकंड, उसके बाद कह रहा गुरुत्वाकर्षण जो G है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको यस का मान पूछ रहा है। तो आपको अब पता होना चाहिए गति के 3 समीकरण हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, उसके बाद यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या ए टी या जी टी, यहाँ जी मान लीजिए। उसके बाद आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ठीक है, तो आपको विस्थापन पूछ रहा है, यस की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यस की वैल्यू जब पूछ रहा है तो इस फार्मूले में आप रख दीजिए यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जब फेंका जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस जी होगी। तो जो इसका फार्मूला बन जाएगा वो यस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितना है, यू की वैल्यू 20 गुना में 3 माइनस हाफ गुना में 10 गुना में 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से 5। अब यहाँ देखिए 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15 मीटर। यस की वैल्यू जो आ गई कितना आ गई, 15 मीटर आ गई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो 15 मीटर होगा। ठीक है, अब मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला विकिरण आवरक तो पायरोमीटर, दूसरा है फील्ड सिस्टम, तीसरा है पारद वाली ग्लास तापमापी, तीसरा नेक्स्ट जो लास्ट है उसमें विद्युत पायरोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा,
विकिरण, विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर, पायरोमीटर से अधिक तापमान नापा जाता है। लेकिन अवरक्त या विकिरण की बात कर रहा है, तो जब विकिरण और अवरक्त की बात करेगा तो आपको मीडियम सटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? पहला, जल में, इस्पात में, कांच में, वायु में। तो वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, बात समझेगी नहीं, वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अगर पूछे कि इन, आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक इन चारों ऑप्शन में किसकी होगी, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वायु की जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, और ठोस में इस्पात में सबसे अधिक होगी। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन का आप आंसर देखिए कैसे। अगर आपसे कहेगा कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती, तो आप लगा देंगे वायु में। अगर निर्वात दिया है और वायु दिया है तो आप निर्वात पे लगाएंगे, वायु पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इनमें सबसे अधिक किसकी होगी, तो इस्पात में जो है सबसे अधिक वायु की ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसके पहला वाला जो मैंने सेट सॉल्व कराया था उसमें मैंने कहा था कि कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं उसका, और जो नाई होता है उसमें, और मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका जो गाड़ी के शीशे के सामने वाला शीशा जो होता है, जो सर्च लाइट होती है, जिसको सर्च लाइट बोलते हैं, उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उसमें हम किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कान या नाक के डॉक्टर होते हैं यूज करते हैं, उसमें हम नाई और सर्च लाइट में ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण का जो हम प्रयोग करते हैं वो जो पीछे के साइड गाड़ियों में हमें प्रतिबिंब देखना होता है, वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन दूर की आपको दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अच्छा, याद कैसे करेंगे ये ट्रिक देखिए, ट्रिक हम बताएं। देखिए, निकट और अवतल बड़ा है, ठीक है, बड़ा के संगे निकट। चलिए ये सब मत सोचिए, आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप कैसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला से यहाँ पर 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए, जब दो प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ये किस में होता है? सीरीज में। और जो पैरेलल की बात करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट क्या होगा? 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 ओम। अब आपको पता होना चाहिए कि R इक्वल्स टू V/I, तो I पूछ रहा है तो V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 6 वोल्ट, इक्विवेलेंट की वैल्यू 30, तो 0.02 एम्पियर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा को दोगुना किया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध होगा।
अगर बंद प्रतिरोध है तो आपको पता है कि R इक्वल्स टू कांस्टेंट और R इक्वल्स टू V इंटू आई, सॉरी R इक्वल्स टू V अपान आई। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो विद्युत पंखा क्या करता है? विद्युत पंखा जो काम करता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और टार्च या रासायनिक ऊर्जा को लाइट ऊर्जा में बदलता है और स्थित विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। टेलीविज़न या विद्युत ऊर्जा को हमारा प्रतिबिंब और वॉइस के रूप में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो विद्युत पंखा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। जब कह दिया है कि आपको पता है कि पृथ्वी के दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो अगर एक का ध्रुव उत्तरी है तो आपको पता होगा दूसरा क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिस्तौल का आविष्कार, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ रटने वाली चीज़ है, इसलिए हम कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बता सकते। तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग होता है। पहला, इसका उपयोग एक्सरे को देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग दवाओं के लाभ के प्रेक्षण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग अंग विच्छेदन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि अल्ट्रासोनिक में, इसमें मैंने जो बताया था अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी पहला तो पूछा जाएगा कि ये ध्वनि क्या होता है? इसमें ध्वनि ऊर्जा, इसमें ध्वनि का यूज किया जाता है, ध्वनि तरंग का यूज किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अल्ट्रासोनिक का कब उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग माँ के गर्भ में, देखिए इसका उपयोग, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माँ के गर्भ में अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। पथरी, ठीक है, पथरी का पता लगाने के लिए, ठीक है, इसका भी प्रयोग हम किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें किस तरंग का यूज किया जाता है? ध्वनि तरंग का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? यौगिक को बनाने के लिए परमाणु पूर्ण अवस्थाओं के अनुपात में जुड़ते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न हैं। तीसरा है, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकते हैं और न नष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न तो नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग हम जो है कब करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग जल को शुद्ध बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन है कि यन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि जो किसी परमाणु में KLMNO ऐसी जो है कोष बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ऐसी सेल बने होते हैं। तो K फॉर 1 और KL फॉर 2 और M फॉर 3, N फॉर 4 यन का मान होता है। सोमरफील्ड महोदय ने दिया था इसको, सोमरफील्ड
सोमरफील्ड। किसने दिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सोमरफील्ड ने दिया था। और इन्होंने कहा कि जो सेल में, ये KLMN सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2n² होगी, और n की वैल्यू n के लिए कितना होगी, n कोस के लिए कितना होगी, 4 होगी। तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 16 क्या होगा, 16 4 चौके 16, ठीक है, 16 दूना 32। तो कितना आंसर होगा, 32 इज करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलियोडोसिस क्या है। तो आपको मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है, आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है कि मेलियोडोसिस क्या है, तो आप कहेंगे कि एक संक्रामक रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग है पहला। दूसरी चीज़, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। इतना चीज़ आप जानते रहिए कि ये एक संक्रामक रोग है और यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप समझ लीजिए, संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कवक जो अपने भोज्य के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप बताइए क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, कीट बोलते हैं, एंटमोपैथोजेनिक बोलते हैं। तो आप मृतजीवी क्या होते हैं, जो मृत को खाते हैं, मतलब सड़े गले को खाते हैं। पैरासाइट क्या होता है, परजीवी, परजीवी जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, कीट। लेकिन यहाँ पर कवक कह रहा है, तो एंटोमोपैथोजेनिक क्या होगा, एंटमोपैथोजेनिक। तो ये होते हैं वो ऐसे कवक होते हैं जो अपने भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंटमोपैथोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत बीजी के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। आवृत बीजी में आपको पता होना चाहिए कि फल बीज पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं, फल एवं बीज इसमें संपन्न होते हैं। तो इसके फूलों में, इसमें फूल, आपको पता है कि इसमें प्रजनन अंग कहाँ पे पाए जाएंगे, फूलों में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फूलों में। आप अनावृत्ति, आवृत बीजी, थैलोफाइडा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइडा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इन पांचों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका आना श्योर है। कुछ नहीं पूछेगा तो आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा कि थैलोफाइटा के क्या उदाहरण है, बायोफाइटा का क्या उदाहरण है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत्ति, या अंतर कुछ भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग इन पांचों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निहित होती है। तो पहला श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन। तो देखिए पहले मैं बात करूं पाचन में, तो पाचन में मेरे प्यारे दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा निकलती है, रासायनिक ऊर्जा निकलती है। जबकि श्वसन में हमारा ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। और यह ऊष्मीय ऊर्जा क्या निकलती है, देखिए मैं रिएक्शन को लिखना चाहूँगा, कहाँ लिखी हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ C6H12O6 + 6CO2 जब अपक्रिया होती है तो आपका क्या बनता है, 6CO2, ठीक है, ये टूटता है और क्या निकलता है, 6H2O + 732 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ये होता है। तो क्या निकलता है, श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा हमारा निकलता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। कायिक प्रवर्धन मतलब पेड़ को काट दीजिए, उसके तने का कोई भी भाग काटिए, उसके तने का कोई भाग काटिए और इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए, लगा दीजिए, तो वो फिर दोबारा अंकुरित हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है केला, गुलाब, नारंगी, पपीता। पपीता का बीज, पपीते को काट करके लगाएंगे तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन अगर पपीता के बीज को बो देंगे, ठीक है, तो वो लग जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पपीता। ये आपके डेली प्रैक्टिस, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक अल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। लाल पत्ता गोभी का रस, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन को हम और एसिड ऑफ बेस पहचानते हैं। लिटमस पेपर की सहायता से भी एसिड और बेस पहचानते हैं। वनीला
इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो सेट मैंने सॉल्व कराया है, इसके पहले वाले में भी मैंने वनीला का प्रयोग मेरे दोस्तों ये सुगंध आने के लिए, ठीक है, सुगंध आने के लिए इत्र वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये घ्राण सूचक होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया। तो पेसमेकर कहाँ होता है? हार्ट में, हृदय में होता है, ठीक है। तो ये पेसमेकर जो है जॉन होप्स ने, किसने? जॉन होप्स महोदय ने पेसमेकर का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आपको पता है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये जो है पक्षी विज्ञान थे। कौन थे? पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आपको बताना है कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये आपको दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। बहुत डाउटी क्वेश्चन है, पहला डाउटफुल क्वेश्चन है। वसायुक्त अम्ल, अमीनो अम्ल, वसा, स्टार्च। तो जो पौधे जो संग्रहित करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो बाद में उपयोग करते हैं वो हमेशा स्टार्च के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टार्च। मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि BMI जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो देखिए BMI इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? मोटापे को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? BMI जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 50 अभी ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको आप इस क्वेश्चन को स्वयं हल करिए या मैं बता देता हूँ क्यों मैं इधर उधर करूँ। देखिए आपको इसमें त्वचा को मिलाना है, किस में जाएगा? वसीउतक में जाएगा या किस में जाएगा? उपास्थि किस में जाएगा? कंकाली किस में जाएगा? या सब क्यूरेटेनियस परत किस में जाएगा? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो त्वचा है, त्वचा आपको पता होना चाहिए कि इपिथीलियम होता है। क्या होता है? इपिथीलियम होता है। तो पहले का बी, पहला क्लियर हो गया। और उपास्थि जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो जोड़ों की सतह होता है। तो दूसरे का क्या हो गया? डी हो गया। पहले का बी और दूसरे का डी, ठीक है। अब देखिए कंकाली मांसपेशियां जो होती हैं वो स्ट्रेइटेट मांसपेशियां होती हैं। तो और तीसरे का सी आ गया, तो चौथे का ए। ये आप देखिए आपका क्लियर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आप देख लीजिए इसको, थोड़ा सा आपको अगर दो आपको पता रहेगा तो ऑटोमेटिक आप मैच कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा किसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष तापमान स्केल, परम शून्य तापमान, परम तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो उसको परम ताप कहते हैं। लेकिन परम शून्य ताप, ठीक है, परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप मेरे प्यारे दोस्तों 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आइए जिसको बोलते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, ठीक है, परम शून्य तापमान, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कह रहा क्षार सार्वत्रिक सूचक के रंग में बदल देते हैं। तो आपको पहला पता होना चाहिए जो बेस होता है BRB, बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जो सार्वत्रिक सूचक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों किसको नीला में कन्वर्टेड कर देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नीला, ब्लू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? अच्छा, पहला धातु तत्व पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। तो आपका पहला जो धातु तत्व होगा वो लिथियम होगा, ठीक है। पहला धातु तत्व पूछेगा, पहला धातु तत्व पूछेगा तो भी लिथियम Li होगा। अगर पहला तत्व पूछता, फर्स्ट एलिमेंट पूछता, तो मेरे प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन होता, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, पी से पानी, पी से पानी और पी से फास्फोरस, पी से पानी पी से फास्फोरस। तो फास्फोरस को हमेशा पानी में रखा जाता है क्योंकि ये आग पकड़ने से बच जाए, नहीं तो ये अगर वैसे रखेंगे तो क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा, ये सबको पता होता है। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। जो मेरी प्यारे दोस्तों पेंसिल में जो यूज किया जाता है वो ग्रेफाइट यूज किया जाता है। आपको पता है कि ग्रेफाइट वो कार्बन का अपर रूप होता है, इसमें शीशे का कोई परसेंटेज नहीं होता, 0% होता है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, कल भी आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पर देखिए कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पर है, तो इसका डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मार्स मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली तरल को क्या कहते हैं? निलंबन, गैर इलेक्ट्रोलाइट, पायसन, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं, किसका? धारा प्रवाहित करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इसलिए इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में अम्ल या क्षार विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए। जब पानी में अम्ल या क्षार को हम मिला देते हैं, जैसे HCl में और H2O को कर देंगे, आप छोड़िए इस क्वेश्चन को, आप कुछ भी दिमाग मत लगाइए, बस ये समझिए जब कभी अम्ल या क्षार लेते हैं उसमें पानी मिलाते हैं तो आपको ये पता होगा कि धूं धूं करके धुआं उड़ता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। या देखिए जो तेजाब में हम पानी डालते हैं तो आपको पता होगा क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है, धुआं निकलने लगता है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ये बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऊष्मा क्षेपी होगी। आप डेली प्रैक्टिस लाइफ से रिलेट करके इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को जीविका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अब अच्छा लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इसको जो है ये जो डेड सेल्स होते हैं इनको इकट्ठा करता है, जो डेड सेल्स होते हैं इनको ये कलेक्ट करता है, ठीक है, इनको जो है अलग करने का काम करता है लाइसोसोम्स, ठीक है। आपको बताना है कि राइबोसोम्स का आविष्कार किसने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने किया था। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। पहला जीवितक, जाइलम, कोलेनकाइमा और क्वेलेनकाइमा। तो कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए। आपको जाइलम तो पता है ना, जाइलम आपको पता है कि यह संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक है। तो जब ये संवहनी ऊतक है, ये सरल ऊतक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन।
जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, बल्कि यह संवहनी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन सा आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी, कैंसर। कैंसर ऐसा भी नहीं है, कैंसर जिसको हुआ उसके माता बच्चे उच्चे सबको। एनीमिया ऐसा भी नहीं, रतौंधी ऐसा भी नहीं। तो बचता क्या ऑप्शन है? हम कुछ नहीं जानते हैं। मान लीजिए कि थैलेसीमिया के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसे ऑप्शन को कट करके हम लगा देंगे थैलेसीमिया इज करेक्ट ऑप्शन, जो हमारा कौन सा है, ये आनुवंशिक रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा जो प्रजनन करता है वो हमारा कौन है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, बहुविखंडन द्वारा जो करता है वो प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है। और जो हाइड्रा करता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे अगर पूछे हाइड्रा किसके द्वारा करता है, तो आप कहेंगे मुकुलन के द्वारा करता है। अगर पूछे कि स्पाइरोगाइरा किसके द्वारा करता है, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए, स्पाइरोगाइरा किसके द्वारा करता है? स्पाइरोगाइरा हमारा जो है ये विखंडन के द्वारा करता है। देखना पड़ेगा किसके, मुझे याद नहीं आ रहा किसके द्वारा करता है, लेकिन आपको पता हो तो आप बताइए कि स्पाइरोगाइरा किसकी विधि के द्वारा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो बच्चे दें, लेकिन बच्चे देने के बाद उनका पालन पोषण करने के लिए नीचे भाग में बच्चे को रखने के लिए, बच्चों को सुरक्षा प्रदान के लिए थैली पाई जाती है। तो कंगारू ऐसा प्राणी होता है जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके पेट के नीचे जो है थैली पाई जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं। तो ये वर्ड सिर्फ जानने की ज़रूरत थी। अगर हम कह देते कंगारू, जो जिसमें सुरक्षा प्रदान के लिए अलग से जो थैली पाई जाती है, तो आप डायरेक्ट बता देते कंगारू, लेकिन इसका जो साइंटिफिक टर्म है वो मार्सुपियल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 92% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। बाकी 8% में प्रोटीन, खनिज लवण, हार्मोन्स, एंजाइम, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए सांस में शामिल होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं, सी और डी। जलवाष्प भी हम श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं और नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं, लेकिन जलवाष्प क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। बहुत कम होने के कारण इसको नहीं लगाएंगे। अगर नाइट्रोजन नहीं दिया होता और जलवाष्प दिया होता तो जलवाष्प हम लगाते, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन दिया गया है, इसलिए नाइट्रोजन इज करेक्ट ऑप्शन। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती क्या कहलाता है? तो आप इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। जो मैंने बुक में देखा वो गर्तिका है, लेकिन आप गर्तिका के विषय में कुछ जानते हैं तो आप बताइए। मैंने गूगल पर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ अच्छा आंसर नहीं लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताना भी नहीं चाहता हूँ इधर उधर की बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जो मसल्स को बोन से जोड़ता है उसको मेरे प्यारे दोस्तों टेंडन बोलते हैं, या कंडरा बोलते हैं, या सिरा बोलते हैं। और जो बोन टू बोन जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, या स्नायु बंध बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिरा होगा। ठीक है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच का पूरा नाम मेरे प्यारे दोस्तों एंटी डायरेक्टिक हार्मोन्स। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है। एडीएच का काम क्या होता है? यह पानी को जो है शुद्ध करने का काम करता है। एडीएच जो है किडनी में क्या करता है? किडनी में वाटर को प्यूरिफाई करता है। किसको प्यूरिफाई करता है? H2O को, जल को।
ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो आपको पता है कि नर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है, जिसे हम कहते हैं वृषण कहते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रजनन से देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप उसको टॉपिक को जा कर के बुक से आप उस टॉपिक को पढ़िए। मेरा यहाँ प्रैक्टिस कराने का एक ही मोटो है कि आप जाइए प्रैक्टिस बुक उठाइए कोई और उसमें पढ़िए आप टेस्टिस कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है, मूत्रवाहिनी क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, सारी चीज़ें आप पढ़िए, ठीक है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो आपको पता है कि नर में तो टेस्टिस होगा और स्पर्म जनरेट होता है, ठीक है, स्पर्म जनरेट होता है जिसको शुक्राणु बोलते हैं, लेकिन मादा में अंडा होता है जिसको ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ए। डीपीटी के उपयोग की रोकथाम होती है, तो आपको पता है कि डीपीटी का टीका होता है जो बच्चों को लगाया जाता है जन्म के बाद, ठीक है। पहला डिप्थीरिया, दूसरा काली खांसी जिसको बोलते हैं पर्टूसिस, और तीसरा टिटनेस। देखिए टिटनेस और उसके बाद डिप्थीरिया, उसके बाद पर्टूसिस, ठीक है। तो ये तीनों बीमारी, जिसको पर्टूसिस को हम बोलते हैं काली खांसी, ठीक है। एलिजा निम्नलिखित में से क्या होता है? एलिजा टेस्ट होता है, जान लीजिए, ये एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और जानते जाइए, एड्स का जो वायरस है वो HIV है। एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है और HIV का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको रटी हुई आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।